हेलो, नमस्कार। आज क्लास 12th इंटीग्रेशन से रिलेटेड चर्चा लेकर आया हूं। आपका जो टर्म 2 का एग्ज़ाम आने वाला है, सीबीएसई ने डेट भी आपको भेज दी है। 26 अप्रैल से आपके एग्ज़ाम है और आपके पास पर्याप्त टाइम है। शायद आप ऐसा सोच रहे होंगे पहले से कि ऐसा ना हो कि मिड मार्च में हमारे एग्ज़ाम स्टार्ट हो जाएं। कुछ बच्चों के अंदर ये डर था कहीं बहुत जल्दी हो गए तो हमारी प्रिपरेशन अच्छी नहीं है। तो बोर्ड ने कोविड को मद्देनज़र रखते हुए और इलेक्शंस को मद्देनज़र रखते हुए बच्चों के फेवर में जा करके बच्चों की प्रिपरेशन का ख्याल रखते हुए एक ऐसी डेट दी है जिससे हर एक बच्चा जो अभी बिल्कुल प्रिपेयर्ड नहीं है या जिनके रिविजन्स अभी बाकी हैं, उन सब को माइंड में रखते हुए फिर आपको 26 अप्रैल की डेट दी है। और हमें लग रहा है कि बहुत पर्याप्त टाइम है आपके पास एक अच्छी प्रिपरेशन के लिए, एक अच्छी तैयारी के लिए और अच्छे मार्क्स गेन करने के लिए। तो आज का जो हमारा सेशन होगा वो है इंटीग्रेशन के ऊपर। क्लास 12th इंटीग्रेशन पे हमारी चर्चा होगी। तो चलते हैं। इंटीग्रेशन की चर्चा करने से पहले हम आपको ये बताना चाहेंगे कि डिफरेंशिएशन अगर आपको क्लियर नहीं है तो इंटीग्रेशन आपको समझ पाना ज़रा मुश्किल होगा। बात ये करते हैं कि जिन बच्चों का डिफरेंशिएशन क्लियर नहीं है, वो अभी थोड़ा वीक जोन में है, तो आप उन सारे बच्चों से हमारा यही रिक्वेस्ट है कि बेटा सबसे पहले आप अपना डिफरेंशिएशन क्लियर करो, उनके बेसिक पॉइंट क्लियर करो, उनके बेसिक फार्मूले क्लियर करो, ठीक है। और जब डिफरेंशिएशन पे आपकी ग्रिप आ जाएगी तो आपको इंटीग्रेशन बहुत ही अच्छे से समझ में आने वाला है, क्योंकि इंटीग्रेशन बिना डिफरेंशिएशन के एक्चुअली पॉसिबल नहीं है। वो समझ पाना भी पॉसिबल नहीं है और उसको उनके क्वेश्चंस को सॉल्व करना भी पॉसिबल नहीं है, ठीक है। देखिए, इंटीग्रेशन पे अगर बात की जाए तो इंटीग्रेशन की शुरुआत ही यहीं से होती है कि जो इंटीग्रेशन होता है वो डिफरेंशिएशन का इन्वर्स प्रोसेस होता है। रिवर्स प्रोसेस कह लीजिए, इन्वर्स प्रोसेस कह लीजिए, जो भी आपको समझ में आए वो आप कहिए। तो किस तरीके से इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन का इन्वर्स प्रोसेस होता है उसको हम रिवर्स प्रोसेस बोलते हैं। थोड़ी सी बात इस पे करते हैं, एक एक स्टेप पे बात करते हुए हम इंटीग्रेशन के फार्मूलों को आज फिनिश करेंगे, ठीक है। किस तरीके से हम बोलते हैं कि हमारा जो इंटीग्रेशन है वो डिफरेंशिएशन का रिवर्स प्रोसेस है। देखिए, बात करते हैं। जैसे बहुत छोटा सा एग्जांपल है कि साइन एक्स का जो डिफरेंशिएशन आप पढ़ते हो वो क्या पढ़ते हो? वो पढ़ते हो कॉस एक्स। साइन एक्स का जो डिफरेंशिएशन आप पढ़ते हो वो क्या पढ़ते हो? कॉस एक्स। तो यहाँ पर जो कॉस एक्स का इंटीग्रेशन होता है विद रिस्पेक्ट टू एक्स वो होता है साइन एक्स। बहुत छोटी सी बात है, आप यहाँ पर देखिए, ठीक है। साइन एक्स का डिफरेंशिएशन कॉस एक्स है तो कॉस एक्स का इंटीग्रेशन साइन एक्स है। इससे आपको साफ साफ लग गया होगा कि इंटीग्रेशन जो है वो डिफरेंशिएशन का रिवर्स प्रोसेस है, ठीक है। ऐसे ही बहुत सारे छोटे छोटे एग्जाम्पल, जैसे मान लीजिए आपने x टू दी पावर n का डिफरेंशिएशन क्या पढ़ा है? पढ़ा है n x की पावर n माइनस 1। x टू दी पावर n का डिफरेंशिएशन n x टू दी पावर n माइनस 1 पढ़ा है। तो यहाँ पे अगर आप n x टू दी पावर n माइनस 1 का x के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन करोगे तो बच्चे आपको क्या मिलने वाला है? आपको मिलने वाला है x टू दी पावर n। बिल्कुल साफ सुथरी बात है, ठीक है। आपने d बाई डी एक्स ऑफ 1 अपॉन एक्स का आपने 1 अपॉन एक्स नहीं, लॉग एक्स का जो डेरिवेटिव आपने पढ़ा है वो आपने पढ़ा था 1 अपॉन एक्स, अगर आपको याद हो। फिर अगर आप 1 अपॉन एक्स के इंटीग्रेशन की तरफ जाओगे तो ये हो जाता है आपका log x, ठीक है। तो आप ये इन 3 एग्जाम्पल से आपको ये क्लियर हुआ होगा
कि हम इंटीग्रेशन को डिफरेंशिएशन का रिवर्स प्रोसेस क्यों बोलते हैं। मतलब कहने का साफ है, क्या कहने का साफ है कि अगर मान लीजिए आपने किसी fx फंक्शन का इंटीग्रेशन किया, या इंटीग्रेशन को यहाँ से हटाइए, अगर मैं बात करूँ कि आपने किसी fx फंक्शन का डिफरेंशिएशन किया और आपको मिल गया क्या, आपको मिल गया gx। अगर आपने d बाई डी एक्स यानी डेरिवेटिव ऑफ fx विद रिस्पेक्ट टू x इज इक्वल टू gx, तो रिवर्स प्रोसेस आपको कहता क्या है, आपको कहता है कि अगर आप gx का इंटीग्रेशन x के रिस्पेक्ट में करेंगे, अगर आप gx का इंटीग्रेशन x के रिस्पेक्ट में करेंगे तो आपको मिलेगा क्या, आपको मिलेगा fx। क्लियर है, आपको मिलेगा fx। तो बात यहाँ पर जो ये डिस्कशन के दौरान हमने करी, इसमें हमने आपको ये बताना चाहा कि इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन का रिवर्स प्रोसेस कैसे होता है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब देखिए, इंटीग्रेशन में हमेशा किसी भी फंक्शन का किसी भी फंक्शन को इंटीग्रेट करने के बाद हमेशा उसकी इंटीग्रल वैल्यू में एक कांस्टेंट आता है c। यहाँ भी आप लगा दीजिए c, यहाँ पे आप लगा दीजिए c, यहाँ भी आपको लगाना है c, फाइनली यहाँ भी आपको लगाना है c। ये c क्यों लगता है, अब थोड़ी सी चर्चा इस पे हो जाती है, उसके बाद आगे चलते हैं। ठीक, वो c क्यों लगता है उस पर ध्यान दीजिएगा, ये आपको क्लियर हो गया होगा। ये प्रोसेस एक्चुअली क्या था, मैं फिर से आपको याद दिला देता हूं। ये था कि हम इंटीग्रेशन को डिफरेंशिएशन का इनवर्स प्रोसेस क्यों कहते हैं, और दूसरी चीज एक्चुअली इंटीग्रेशन क्या है और किस तरीके से हम उसको कहां से सीखते हैं, कहां से वो जनरेट हुआ। तो मतलब डिफरेंशिएशन का इनवर्स प्रोसेस। ठीक है, अब मैं बात करता हूं कि ये जो इंटीग्रल कांस्टेंट हम लगाते हैं वो एक्चुअली क्यों लगाते हैं। अब देखिए, मेरी बात समझिएगा ध्यान से। जैसे आपने क्या किया, आपने log x का डिफरेंशिएशन किया तो आपको क्या मिला, 1/x मिला। बिल्कुल साफ सुथरी बात है। अगर आप मान लीजिए log x प्लस 2 का डिफरेंशिएशन करेंगे तब भी log x का 1/x आएगा, लेकिन 2 का डिफरेंशिएशन 0 हो जाएगा। अगर आप log x प्लस 5 का डेरिवेटिव निकालोगे तो आपको क्या मिलने वाला है, 1/x मिलने वाला है। ठीक, मान लीजिए आपने d बाई डी एक्स ऑफ log x प्लस 100 का आप निकालने वाले हो तो आपको क्या मिलेगा, 1/x मिलेगा। आप इसमें क्या देख रहे हो, आप इसमें देख रहे हो कि log x का डेरिवेटिव 1/x है, log x प्लस 2 का डेरिवेटिव 1/x है, log x प्लस 5 का डेरिवेटिव 1/x है, log x प्लस 100 का डेरिवेटिव 1/x है। अगर आप इसके रिवर्स प्रोसेस पे जाइए और आप इसको इंटीग्रेट करिए 1/x को, तो आप x के रिस्पेक्ट में, तो आपको क्या मिलेगा, आपको मिलेगा log x। फिर अगर यहाँ पे जाइए और 1/x को आप वो इंटीग्रेट करिए तो फिर से आपको मिलेगा log x, लेकिन आपको log x प्लस 2 थोड़ी ना मिलेगा। आपको यहाँ पे आपको क्या मिलने वाला है, अगर आप इसका इंटीग्रेशन करिए तो आपको क्या मिलने वाला है, आपको फिर से log x मिलेगा। ठीक, यहां पर अगर आप इसको इंटीग्रेट करिए 1/x dx तो यहां भी आपको log x ही मिलेगा। इसका भाई, इसका डिफरेंशिएशन अगर 1/x है तो इनवर्स प्रोसेस तो ये कहता है कि 1/x का जो इंटीग्रेशन है वो log x होना चाहिए। ठीक, बात क्लियर है बिल्कुल। और 1/x का जो आपका इंटीग्रेशन है वो फिर यहाँ पर इस प्रोसेस के हिसाब से तो log x प्लस 2 होना चाहिए, इसके हिसाब से log x प्लस 5 होना चाहिए, इसके हिसाब से log x प्लस 100 होना चाहिए। लेकिन ऐसा नहीं हो रहा है, 1/x का इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू x हमेशा log x ही मिल रहा है। तो इसका मतलब कहने का कि आप यहाँ पर 0 लिख दो, आप यहाँ पे 1 लिख दो, आप 2 लिख दो, 5 लिख दो, 6 लिख दो, 7 लिख दो, 100 लिख दो, 1000 लिख दो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो इन सब चीजों को हम कहाँ तक लेकर चलेंगे, तो इसके लिए हम एक भाई c कुछ भी हो सकता है ना, यहाँ 2, 5, 7, 8, 9, 10, 11 कुछ भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो इसका मतलब उसके लिए हम यहाँ पर एक कांस्टेंट c लगा देते हैं और c कुछ भी हो सकता है।
ठीक है, बात समझ में आ गई, क्लियर है बिल्कुल। तो ये है इंटीग्रल कांस्टेंट लगाने का राज, कहां से वो इंटीग्रल कांस्टेंट आता है। जैसे मान लीजिए आपने साइन एक्स का डेरिवेटिव निकाला, आपको क्या मिला, आपको हमेशा कॉस एक्स मिलता है। लेकिन अगर आप साइन एक्स प्लस 20 का डेरिवेटिव निकालोगे तब भी आपको कॉस एक्स ही मिलेगा ना, 20 का 0 हो जाएगा। अगर आप साइन एक्स प्लस 5 का डेरिवेटिव निकालोगे तब भी आपको क्या मिलने वाला है, कॉस एक्स मिलने वाला है। लेकिन अगर आप कॉस एक्स का इंटीग्रेशन करोगे तो आपको क्या मिलने वाला है, आपको हर बार साइन एक्स ही मिलने वाला है। अगर आप कॉस एक्स का इधर यहां पे आप अगर फिर से देखिए, अगर यहां पर भी आप कॉस एक्स का क्या करोगे, इंटीग्रेशन करोगे तो आपको साइन एक्स ही मिलने वाला है, 20 नहीं मिल सकता, 5 नहीं मिल सकता, अगर 10 होता वो नहीं। तो उसके लिए हम एक क्या इंटीग्रल कांस्टेंट डाल देते हैं और सी कुछ भी हो सकता है, तो इसको बोलते हैं इंटीग्रल कांस्टेंट। तो ये था हमारी जो चर्चा थी वो इंटीग्रल कांस्टेंट के ऊपर थी, और ये भी मुझे आशा है कि आपको अच्छे से समझ में आई होगी। मैंने दो बातों पे डिस्कशन किया, इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन का इन्वर्स प्रोसेस क्यों है, और हम उसमें उसकी इंटीग्रल वैल्यू में किसी भी फंक्शन को जब हम इंटीग्रेट करते हैं तो उसकी इंटीग्रल वैल्यू में हम इंटीग्रल कांस्टेंट क्यों लगाते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं हम कुछ छोटे छोटे बड़े बड़े फार्मूलों के बारे में, जिन फार्मूलों का इस्तेमाल आपको इंटीग्रेशन में करना है। तो सबसे पहले बात करते हैं कि किस तरीके के फंक्शंस का आपका आमना सामना आने वाले कुछ एक्सरसाइजेस की जब प्रॉब्लम्स आप डील करोगे तो किस तरीके के फंक्शन का आपके साथ आमना सामना होने वाला है। उन फंक्शंस में क्या हुए, आप इस तरीके से आप देखिए, जैसे आई एल ए टी ई, आईलेट आपको याद रखना है। आई का मतलब क्या है, आई का मतलब है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन, ठीक है ना। उसके बाद फिर एल का मतलब लॉगरिदमिक फंक्शन। फिर ए क्या है, ए है आपका एल्जीब्राइक, मतलब एल्जेब्रिक फंक्शन। फिर टी क्या है, टी है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। और फिर आपका एक लास्ट है ई फॉर एक्सपोनेंशियल फंक्शन, ठीक है ना। ये आपके 5 फंक्शन हैं। इनसे ज्यादा आपको कोई भी फंक्शन कहीं भी मिलने वाला नहीं है, सिर्फ इन्हीं में आपको सारा चक्कर काटते रहना है। इन्हीं से रिलेटेड क्वेश्चन, इन्हीं से रिलेटेड फार्मूले, यही सब आपके दिमाग में रहेगा, तो आपको आने वाले टाइम में किसी भी क्वेश्चन को करने में कोई समस्या का सामना नहीं करना पड़ेगा। तो आई क्या है, आई फिर से देखिए, आई फॉर इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, एल फॉर लॉगरिदमिक फंक्शन, ए फॉर एल्जेब्रिक फंक्शन, टी फॉर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, ई फॉर एक्सपोनेंशियल फंक्शन। तो बहुत अच्छे से दिमाग में इनको बैठा लीजिए। आईलेट से आपको क्लियर हो जाएगा कि कौन से 5 फंक्शन हैं जिनसे रिलेटेड क्वेश्चंस, जिससे रिलेटेड फार्मूले हमारे सामने आने वाले हैं। चलिए एक एक करके इन पे हम डिस्कस करते हैं कि अलग अलग इंडिविजुअल फंक्शंस पे इंटीग्रेशन के फार्मूले किस तरीके से हम याद करेंगे, और वो कौन कौन से फार्मूले हैं जो हमें एक्चुअली याद होने चाहिए इंटीग्रेशन की प्रॉब्लम को डील करने के लिए। तो मैं इसको हटा दे रहा हूं और ये लिखा रहेगा ताकि इससे हम एक एक चीज को क्लियर करते चले। तो सबसे पहले हम बात करते हैं किस पे, सबसे पहले हम बात करते हैं इस पे एल्जेब्रिक फंक्शन पे। तो अगर मैं एल्जेब्रिक पे बात करूंगा, सबसे पहले एल्जेब्रिक पे, तो आपको इंटीग्रेशन का एक फार्मूला याद रखना है, x टू द पावर n dx। एक तरीके से बड़ा ये जड़ीला फार्मूला है क्योंकि इंटीग्रेशन के जड़ में है। ये डिफरेंशिएशन में भी था तो इंटीग्रेशन की जड़ में था। तो x टू द पावर n
का इंटीग्रेशन अगर करते हो तो आपको फार्मूला मिलता है x टू द पावर n+1 अपॉन n+1 प्लस सी। देखिए ये इंटीग्रल कांस्टेंट आपके साथ आ गया फिर से। अब आपको क्लियर है कि इंटीग्रल कांस्टेंट क्यों आता है। भाई जैसे मान लीजिए कि एक एग्जांपल इस पे ले लें हम, x² dx। अगर इस फार्मूले का आप इस्तेमाल करते हैं तो x² का इंटीग्रेशन x³ अपॉन 3 बनेगा और प्लस सी। अब x³ अपॉन 3 प्लस सी क्यों बना? हो सकता है x² प्लस 2 dx रहा हो, ऐसा भी तो हो सकता है। तो इसका भी इंटीग्रेशन मतलब हो सकता है, सॉरी ये तो इंटीग्रेशन का केस हो गया। अब मान लीजिए x³ अपॉन 3 है, अगर आप इसका वो करोगे क्या डिफरेंशिएशन तो आपको x² मिलेगा। अगर x³ अपॉन 3 प्लस 5 होगा तब भी डिफरेंशिएशन करोगे तो यही मिलेगा। अगर x³ अपॉन 3 प्लस 8 होगा तब भी आपका डिफरेंशिएशन यही होगा। तो ये चीज़ों पे डिस्कशन हो चुका है। ये फार्मूला जैसे x², मान लीजिए x टू दी पावर -5 dx है। अब मेरी चर्चा चल रही कि इस फार्मूले का इस्तेमाल कब होता है। x टू दी पावर -5 dx, अगर इसको इस पे बात करें तो n क्या है, n -5 है, तो x की पावर -5 प्लस 1 अपॉन -5 प्लस 1 प्लस सी आ जाएगा। इसको सॉल्व कर लेंगे। अगर इसको सॉल्व करेंगे तो x टू द पावर -4 अपॉन -4 प्लस सी हो जाएगा। अगर आप चाहते हो कि ये माइनस की पावर थोड़ी देखने में गंदी लग रही है, ये थोड़ा सा गुड लुकिंग हो जाए, तो आप क्या करो, आप ये माइनस ऐसे यहाँ पे लेके -1/4 ऐसे कर लो और x टू दी पावर -4 को जब आप नीचे लाओगे तो ये पावर +4 हो जाएगी और फिर से इंटीग्रल कांस्टेंट एज इट इज चलता रहेगा। ये हो गया। सपोज मान लीजिए आपको स्क्वायर रूट ऑफ x का इंटीग्रेशन करना है। स्क्वायर रूट ऑफ x का इंटीग्रेशन अगर आपको करना है तो आप क्या करोगे, आप इसको आराम से इसका जो स्क्वायर रूट है इसकी पावर को हटा लीजिए, 1/2 लगा दीजिए। ठीक, तो ये n की वैल्यू हो गई। x की पावर जो 1/2 है ये किसकी वैल्यू हो गई, n की हो गई। अब इसी फार्मूले का अगर आप इस्तेमाल करोगे तो क्या बनेगा, 1/2 प्लस 1 अपॉन 1/2 प्लस 1 प्लस सी। तो ये फिर क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा x की पावर 3/2 डिवाइडेड बाई 3/2 प्लस सी। अगर आप इसको देखो तो ये पलट सकता है, ये पलटेगा तो क्या बनेगा, ये बन जाएगा 2/3 ऐसे और x टू द पावर 3/2। इसको थोड़ा और अगर आप देखना चाहो तो ये 2/3 और x की पावर 3/2 को आप क्या लिख सकते हो, x की पावर 3/2 को आप लिख सकते हो x√x। अगर आप चाहें तो, अदरवाइज आप यहां भी छोड़ सकते हैं, आप यहां भी छोड़ सकते हैं, जैसा आपको सही लगे। मतलब एज पर रिक्वायरमेंट भी हो जाता है। जब हम क्वेश्चन कर रहे होते हैं तो हम क्या करने से हमारी मंजिल मतलब जो हमारा टारगेट है उसे क्लियर कर सकते हैं, तो उस तरीके से हम सॉल्यूशन को आगे बढ़ाते हैं। तो ये हो गया आपका। अब जैसे इसी में जो ये x है, ये जो x हैं इनको हम क्या करते हैं, एक लीनियर इक्वेशन से रिप्लेस भी कर सकते हैं। जैसे एक लीनियर इक्वेशन से कैसे रिप्लेस करोगे, समझिए। मान लीजिए x की जगह ax प्लस b आ गया, x की जगह पर ax प्लस b आ गया। इस पे पावर क्या है, इस पे पावर n लगा दिया हमने। चलिए अब हमेशा ध्यान रखिए कि जैसे आपने ये चर्चा वैसे इंटीग्रेशन में पहली एक्सरसाइज के बाद होनी चाहिए, लेकिन मैं आपसे एक छोटी सी चर्चा है मैं कर लेता हूं। आपको इंटीग्रेशन के आगे 3 मेथड पढ़ने हैं। कौन से, एक है आपका सब्स्टिट्यूशन मेथड, दूसरा आपका है पार्शियल फ्रैक्शन और तीसरा है आपका इंटीग्रेशन बाय पार्ट। तो सब्स्टिट्यूशन मेथड जो है वो एक ऐसा मेथड है जो इंटीग्रेशन का बैकबोन है। मेरी बात बहुत ध्यान से सुन लीजिएगा। अगर आपको इंटीग्रेशन में सब्स्टिट्यूशन मेथड आता है तो आपको समझ लीजिए इंटीग्रेशन का 70% हिस्सा आता है, और जो 30% हिस्सा आपको नहीं आता है उसमें आपको इतना सोचने की जरूरत नहीं कि आपको इंटीग्रेशन नहीं आता है, क्योंकि सब्स्टिट्यूशन मेथड पूरे इंटीग्रेशन में कहीं भी यूज होता है, किसी भी वक्त यूज होता है। उसके बिना आप किसी मेथड को नहीं सीख सकते। तो ध्यान रखिए सब्स्टिट्यूशन मेथड में क्या होता है, मैं जरा नीचे का पोर्शन रफ करता हूं और ये आपको बताने की कोशिश कर रहा हूं। देखिए ध्यान से देखिएगा, आपका जो बेसिक फार्मूला है वो ये है, इसमें आपने एक चेंजेस किए हैं, इसको आपने रिप्लेस किया है ax प्लस b से।
तो ax प्लस बी से आपने इसको रिप्लेस किया है, तो इसको करने के लिए हम क्या करते हैं, ये जो ax प्लस बी है इसको थोड़ी देर के लिए t कंसीडर कर लेते हैं। इसको जब हम t कंसीडर करेंगे तो जिस चीज, सब्स्टिट्यूशन मेथड यही, मतलब सब्स्टिट्यूट ax प्लस बी इक्वल टू टी, ठीक है। अब जिसको हम सब्स्टिट्यूशन देते हैं उसका हम डिफरेंशिएशन करते हैं, और डिफरेंशिएशन आपको अच्छे से आता है। मैंने कहा था डिफरेंशिएशन के बिना एक कदम आगे बढ़ना जरा मुश्किल है। अगर आप इसको विद रिस्पेक्ट टू डिफरेंशिएट करते हैं विद रिस्पेक्ट टू x, तो इधर भी आपको डिफरेंशिएट करना पड़ेगा और इधर भी आपको विद रिस्पेक्ट टू x डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। तो अब क्या करोगे आप, इसमें डिफरेंशिएशन में a कांस्टेंट है, x का 1 हो जाएगा और b का 0 हो जाएगा। क्लियर? इधर क्या आ जाएगा, dt अपॉन dx। गुड। अब देखिए, सपोज मेरी बात समझिए ध्यान से, जैसे d बाई डी एक्स ऑफ ए एक्स प्लस बी का डिफरेंशिएशन a आया इक्वल टू dt अपॉन dx आ गया। अब ये क्या करते हैं हम, ये dx को इधर लेते हैं, a dx इज इक्वल टू dt हो जाएगा, तो dx इज इक्वल टू 1 अपॉन a dt हो जाएगा। अब इस फंक्शन को आप फिर से देखिए, यहां पर आपने ax प्लस बी को, ये जो ब्रैकेट में है ax प्लस बी को आपने क्या लिया है, t लिया है, पावर क्या है, n है। अब देखिए, जब फंक्शन x के वेरिएशन में था तो आप x के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट कर रहे थे, यानी dx इस बात का गवाह है कि फंक्शन किसके रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट हो रहा है। dx है तो x के रिस्पेक्ट में, dy है तो y के रिस्पेक्ट में, dz है तो z के रिस्पेक्ट में। तो अगर x के रिस्पेक्ट में ये डिफरेंशिएट हो रहा है तो ब्रैकेट में जो आपका जो फंक्शन है वो भी x के वेरिएशन में है। जब आपने उसको t में चेंज कर दिया तो अब ये फंक्शन x के रिस्पेक्ट में x के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट नहीं होगा, अब ये t के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट होगा। मतलब dx का dt में बदलना जरूरी है। कैसे बदलोगे, देखिए यहां पर हमने ये चीज बना ली है कि जो dx इक्वल टू है वो 1 बाई ए डी टी है, तो आप dx के प्लेस पे रख दीजिए 1 बाई ए डी टी, ये d है, इसके प्लेस पे t टू द पावर n, और dx के प्लेस पे अब 1 बाई ए इज द कांस्टेंट, तो आप 1 बाई ए बाहर करो, 1 बाई ए बाहर करो और अंदर t टू द पावर n dt। अब इसको देखो तो आप इस फार्मूले से इसका कंपैरिजन बड़ी आसानी से कर सकते हो। अगर इसका कंपैरिजन इससे करते हो तो ये क्या बनने वाला है, ये बनने वाला है 1 अपॉन ए टी टू दी पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1। बहुत बढ़िया। अब देखिए फाइनली अगर आप देखो तो आप क्या करोगे, t टू दी पावर n प्लस 1, t आपने किसको लिया था, a x प्लस बी को लिया था आपने, और नीचे n प्लस 1, यानी कि इसका जो पोर्शन आया वो a x प्लस बी टू दी पावर n प्लस 1 अपॉन a n प्लस 1 प्लस c, ये बन गया। अब आपको ऐसे ही ध्यान रखना है, जैसे मान लीजिए कि आपका एक कोई क्वेश्चन आ गया, सपोज यहां पर आ गया क्या, ये आ गया 3x प्लस 5 टू दी पावर 8 dx, इसको इंटीग्रेट करना है आपको, 3x प्लस 5 टू दी पावर 8 dx। तो आपको क्या पता है, आपको क्या लिखना है, 3x टू दी पावर 5 ऊपर 8 प्लस 1, नीचे क्या, a फॉर 3 और ब्रैकेट में n प्लस 1 प्लस c, दैट्स इट। ये आपको ध्यान रखना है, इस तरीके से चीजों को क्लियर करना है। मान लीजिए यहां पर आ गया क्या, px प्लस q टू दी पावर 6, आपको इसको इंटीग्रेट करना है, तो आप क्या करोगे, इसका इंटीग्रेशन px प्लस q पावर 6 प्लस 1 7, और नीचे क्या आ जाएगा, ये आपका 8 प्लस 1 है तो यहां पर 8 प्लस 1 होगा, सॉरी, और ये आपका 6 प्लस 1 नीचे 7, यानी कि p और 7 तो रहेगा ही, 7p और प्लस c। ये आपको ध्यान रखना है। इस तरीके से हम आगे बढ़ते हैं, इस तरीके से चीजों को। तो x टू दी पावर n के फार्मूले को हम कब और कहां इस्तेमाल करते हैं ये आपको समझ में आ गया। मान लीजिए एक छोटा सा और एग्जांपल लेके आपको बता देता हूं। मान लीजिए आपको इंटीग्रेट करना है किसको, मान लीजिए आपको इंटीग्रेट करना है 1 अपॉन एक्स क्यूब को। अब इसको आप कैसे करने वाले हैं, आप इसको बड़े आराम से x टू दी पावर 3 को ऊपर लोगे तो इसकी पावर जो है वो नेगेटिव हो जाएगी। अब क्या है, अब तो बहुत आसान हो गया, ये जो -3 है वो n के लिए काम करेगा। अब n के लिए काम करेगा तो फार्मूला हम कौन सा लगा देंगे, यही लगा देंगे x टू दी पावर
3+1 अपॉन -3+1 और प्लस सी, तो ये बन जाएगा x टू दी पावर -2 अपॉन -2 प्लस सी। तो आप इसको और थोड़ा सा सही कर सकते हो, तो 1/2 x टू दी पावर +2 प्लस सी। तो इस तरीके के केसेस में हमारा ये फार्मूला इस्तेमाल होता है। अलजेब्रिक में एक फार्मूला और है जो बहुत ज़्यादा यूज़ नहीं होता, इसलिए बहुत जल्दी बच्चों को भूल जाता है, तो मैं उस पर थोड़ा सा एक छोटा सा डिस्कशन ले लेता हूँ ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। कौन सा फार्मूला है मैं आपको बताता हूँ, देखिए मेरी बात ध्यान से सुनिएगा। जैसे सपोज आप डिफरेंशिएशन करते हो किसका, अगर आप डिफरेंशिएशन करते हो log a बेस e a टू दी पावर x, अगर आप इसका डिफरेंशिएशन करते हो तो इसके डिफरेंशिएशन में इसका डिफरेंशिएशन क्या, या आप इसको छोड़िए भी, इस पे बात करते हैं बाद में। देखो अब ये अलजेब्रिक फंक्शन हो गया आपका। अब अलजेब्रिक फंक्शन पे अगर हम अलजेब्रिक फंक्शन के बाद हम किसकी बात करें, अगर हम बात करते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की, अलजेब्रिक के बाद ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पे अगर हम बात करें तो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में आपको पहले आप सारे डेरिवेटिव लिख लीजिए ताकि आपको समझने में ज़रा आसानी रहे, ठीक है। साइन एक्स का डेरिवेटिव क्या है, कॉस एक्स, फिर कॉस एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, माइनस साइन एक्स, फिर tan एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, सेक स्क्वायर एक्स, फिर tan एक्स का डेरिवेटिव सेक स्क्वायर एक्स, उसके बाद cot एक्स का डेरिवेटिव होता है माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स, फिर सेक एक्स का डेरिवेटिव सेक एक्स इंटू tan एक्स, और उसके बाद डी बाई डी एक्स कॉसेक एक्स का डेरिवेटिव होता है माइनस कॉसेक एक्स कॉट एक्स। देखिए ये छह ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस आपने पढ़े हैं। ट्रिग्नोमेट्री में क्या पढ़ा आपने, साइन एक्स पढ़ा है, आपने कॉस एक्स पढ़ा है, आपने tan एक्स पढ़ा है, आपने कॉट एक्स पढ़ा है, आपने सेक एक्स पढ़ा है, आपने कॉसेक एक्स पढ़ा है। इनके सबके ये डेरिवेटिव होते हैं, ये भी आपने पढ़ रखे हैं क्लास 11th में भी और 12th में भी, जब आपको डिफरेंशिएशन कराया गया तो आपको ये सारी चीज़ें बताई गई। साइन एक्स का डिफरेंशिएशन कॉस एक्स का माइनस साइन एक्स, tan एक्स का सेक स्क्वायर एक्स, कॉट एक्स का डेरिवेटिव माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स, सेक एक्स का सेक एक्स tan एक्स, कॉसेक एक्स का माइनस। अब देखिए हम इनके लिए इंटीग्रेशन का फार्मूला तैयार करते हैं। बहुत आसान है, बस आप अपने दिमाग में रखिए कि अगर मोहन का डिफरेंशिएशन सोहन है तो सोहन का इंटीग्रेशन मोहन होगा, यह आपको बिल्कुल अच्छे से पता है। तो अगर साइन एक्स का डिफरेंशिएशन कॉस एक्स है, अब देखिए यहीं से देखिएगा, तो इसका मतलब अगर आप कॉस एक्स का इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स करोगे तो आपको क्या मिलने वाला है, साइन एक्स प्लस इंटीग्रल कांस्टेंट सी, ठीक है। उसके बाद इधर आ जाइए, इसमें आ जाइए, अगर आप साइन एक्स का इंटीग्रेशन करने वाले हो एक्स के रिस्पेक्ट में तो आपको मिलने वाला है क्या, आपको मिलने वाला है कॉस एक्स, और ये माइनस इसके इंटीग्रल के साथ आप यहां अटैच कर सकते हैं, माइनस कॉस एक्स प्लस सी। फिर अगर आप यहां आते हो, यहां पे अगर आते हो तो सेक स्क्वायर एक्स है, मतलब सेक स्क्वायर एक्स का जो इंटीग्रेशन होने वाला है वो क्या होने वाला है, वो tan एक्स होने वाला है, और प्लस इंटीग्रल कांस्टेंट c। उसके बाद अगर आप यहां आते हो तो क्या होने वाला है, फिर कॉसेक स्क्वायर एक्स का जो इंटीग्रेशन है वो क्या बन जाएगा, वो कॉट एक्स बन जाएगा, और ये माइनस इसके साथ लगेगा और ये प्लस c हो जाएगा। फिर अगर आप यहां आइए, यहां आएंगे तो आप इधर से देखिए, ये बन जाएगा आपका सेक एक्स tan एक्स, सेक एक्स tan एक्स dx, ये dx लगाते चलिए, इससे क्या है, विद रिस्पेक्ट टू x इंटीग्रेशन है, तो ये क्या हो जाएगा, सेक एक्स tan एक्स का सेक एक्स और प्लस c। अब ये लास्ट एक बचा है, वो क्या बचा है, ये है कॉसेक एक्स कॉट एक्स का इंटीग्रेशन जो आएगा वो कॉसेक एक्स आएगा इस वाले माइनस साइन के साथ, यानी कि माइनस कॉसेक एक्स प्लस सी।
तो ये बिल्कुल छोटे फार्मूले ट्रिग्नोमेट्री के, इनसे ज़्यादा फार्मूले ट्रिग्नोमेट्री के अगर बेसिक फार्मूलों पे जाए तो यही फार्मूले आपको याद रखने हैं, इन्हीं फार्मूलों को आपको ध्यान में रखना है। ये बिल्कुल अच्छे से आप बैठा लीजिए दिमाग में, ठीक है, कि साइन एक्स का डिफरेंशिएशन कॉस एक्स होता है तो कॉस एक्स का इंटीग्रेशन साइन एक्स प्लस सी। तो आपको इंटीग्रेशन में एक्चुअली इन फार्मूलों पे ध्यान रखना है, ये कॉस एक्स का, ये साइन एक्स का इंटीग्रेशन, ये सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन, ये कॉसेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन, ये सेक एक्स टेन एक्स का इंटीग्रेशन, ये कॉसेक एक्स कॉट एक्स का इंटीग्रेशन। ये आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखना है। अब देखिए, मैं आपको कुछ और इससे रिलेटेड छोटी छोटी बातों पे, बहुत लंबी चर्चा तो नहीं, लेकिन आपको थोड़ा सा हिंट कर दूंगा ताकि जब वैसी चीज़ें आए तो आप सोच सकें, आप उस पर विचार कर सकें, और विचार करने से ही चीज़ें समझ में आ जाती हैं कभी कभी, जो चीज़ें हमें परेशान करती हैं। तो हमारी जो थिंकिंग है, जो क्वेश्चन को लेकर के, कॉन्सेप्ट को लेकर के सोचने की पावर है, अगर हम उसे बढ़ा लें, उस पे काम कर लें, तो बहुत ऐसी चीज़ें हैं जो हम अपने आप भी समझ सकते हैं बहुत आराम से। चलिए देखिए, बहुत छोटा सा हिंट करूंगा मैं और आपको समझ में आएगा कि क्या करना चाह रहा हूं। देखिए, जैसे मान लीजिए कि फिर से मैं लिखता हूं डी बाई डी एक्स ऑफ टेन एक्स। टेन एक्स का जो डिफरेंशिएशन है वो सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स, सेक स्क्वायर एक्स होता है, ठीक है। और आपको पता है फिर इसके बाद अगर मैं सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन देखूं तो हमें पता है कि क्या मिलता है, टेन एक्स प्लस सी मिलता है। देखिए, इन चीजों पे चर्चा होगी, लेकिन थोड़े समय के बाद होगी, लेकिन फार्मूले की तरह हो सकता है ना हो, क्वेश्चन की तरीके से होगी। लेकिन मैं आपके साथ अभी थोड़ा सा एक छोटा डिस्कशन करता हूं। टेन एक्स का डिफरेंशिएशन सेक स्क्वायर एक्स है, फिर सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन टेन एक्स है, लेकिन टेन एक्स के इंटीग्रेशन के बारे में कुछ अता पता नहीं। मतलब अगर आप टेन एक्स का इंटीग्रेशन जानना चाहते हो तो वो कैसे आएगा, जैसे अभी मैंने सब्स्टिट्यूशन मेथड की बात करी थी आपसे, ठीक। तो अगर सब्स्टिट्यूशन मेथड की तरफ जाइए तो आप इसको लिख सकते हो क्या, साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स, ये लिखा जा सकता है, बहुत आराम से लिख सकते हैं, साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स, ये हम बहुत आराम से लिख सकते हैं, ठीक है। अब अगर इसको देखें तो सब्स्टिट्यूशन मेथड में हमने क्या बोला था, हमेशा ऐसा भी होता है, ध्यान रखिएगा, कि हम टी सब्स्टिट्यूट उसको करते हैं जिसका डिफरेंशिएशन क्वेश्चन में गिवन हो। बहुत ध्यान से मेरी बात सुनिएगा, हम टी सब्स्टिट्यूट हमेशा उसको करते हैं, ठीक है, जिसका डिफरेंशिएशन उस क्वेश्चन में गिवन हो। मतलब इस तरीके का कुछ केस बन रहा हो, मान लीजिए ऊपर एफ डैश एक्स है और नीचे एफ एक्स है, तो एफ डैश एक्स इज द डेरिवेटिव ऑफ एफ एक्स विच इज प्रेजेंट इन द होल एजम्पशन। मतलब कि एफ एक्स का डेरिवेटिव इसमें प्रेजेंट है, तो हम एफ एक्स को टी कंसीडर कर सकते हैं। कहने का मतलब ये है, अब देखिए मेरी बात समझिए यहां पर, लेकिन बच्चे इस तरीके का भी काम करते हैं, जैसे कॉस एक्स का डेरिवेटिव माइनस साइन एक्स होता है, तो हम कॉस एक्स को टी सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं। माइनस का क्या है, वो तो इंटीग्रल से बाहर आ जाएगा, लेकिन हम साइन एक्स का भी डेरिवेटिव कॉस एक्स होता है, लेकिन हम साइन एक्स को टी नहीं रख सकते। क्यों? क्योंकि साइन एक्स का डेरिवेटिव कॉस एक्स होता है, यहां पर एक्चुअली कॉस एक्स नहीं है, यहां पे 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये 1 अपॉन कॉस एक्स है। आप इसको साइन एक्स पढ़ सकते हो कि कॉस एक्स का डेरिवेटिव माइनस साइन एक्स है, तो साइन एक्स हमें ऊपर मिल रहा है। लेकिन अगर आप साइन एक्स को टी सब्स्टिट्यूट करोगे तो उसका डेरिवेटिव कॉस एक्स होता है, 1 अपॉन कॉस एक्स नहीं होता है। तो मतलब साइन एक्स को हम टी नहीं ले सकते, हम कॉस एक्स को टी लेंगे। तो अगर हम मान लीजिए यहां पर कॉस एक्स को हम टी सब्स्टिट्यूट करते हैं, तो अगर कॉस एक्स को हम टी सब्स्टिट्यूट करेंगे, बात समझिएगा बहुत ध्यान से, अगर हम कॉस एक्स को टी सब्स्टिट्यूट करेंगे, तो अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपसे एक जिक्र किया था कि जिसको हम टी सब्स्टिट्यूट करते हैं उसको हम डिफरेंशिएट करते हैं। तो कॉस एक्स का डिफरेंशिएशन अगर आप विद रिस्पेक्ट टू एक्स करोगे तो इधर भी करना पड़ेगा, डी टी बाई डी एक्स हो जाएगा। कॉस एक्स का डेरिवेटिव होता है माइनस का साइन एक्स, और इधर ये हो जाएगा डी टी अपॉन डी एक्स,
ये dx इधर आएगा तो आप लिखोगे माइनस का साइन एक्स dx इज इक्वल टू डी टी। तो अगर dx की तरफ जाओगे तो ये आ जाएगा माइनस का dt अपॉन साइन एक्स। ये dx आपने निकाल लिया। अब इसको पकड़ने की कोशिश करिए, यहां से देखिए, मैं फिर वहीं पे आता हूं। साइन, ये cos x को आपने क्या लिया है, cos x को आपने लिया है t। जब आपने cos x को t लिया तो इसको डिफरेंशिएट करके आप यहां पहुंचे कि जब अभी मैंने फिर ये भी डिस्कशन हुआ था कि अगर x के वेरिएशन में है तो आप x के रिस्पेक्ट में, यहाँ dx आ रहा है, x के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट कर रहे हो, लेकिन जब इसको t में बदलने जा रहे हो तो यहाँ dt आना चाहिए। अब dt कैसे आएगा, बात समझिए। ये है, आपने cos x को t ले लिया, आपने cos x को t ले लिया, तो इसको थोड़ा हटाइए, आपको भी क्लियर हो जाएगा। ये हटा दीजिए यहाँ से। हाँ, अब देखिए यहाँ पे क्या है, साइन एक्स माइनस साइन एक्स डी एक्स इज इक्वल टू डी टी आया। तो आप चाहो तो इस माइनस को यहाँ से हटा के आप इधर लगा सकते हो, ऐसे माइनस डी टी ऐसे लगा सकते हो, साइन एक्स डी एक्स इज इक्वल टू माइनस डी टी। तो ये जो साइन एक्स डी एक्स है इसकी जगह पे हम लिख सकते हैं माइनस डी टी। बिल्कुल समझ में आ गई होगी बात। cos x को हमने t लिया, फिर उसको डिफरेंशिएट किया, डिफरेंशिएट करके इस स्टेज तक आए, तो ये चीज हम देख रहे हैं कि इसमें दिख रही है हमें sin x dx, उसकी जगह पे माइनस डी टी रख सकते हैं। माइनस हमारा बाहर आ जाएगा तो ये आ जाएगा डी टी अपॉन टी। अब देखिए, अब हम आ गए हैं, अब आपसे यहीं पे लगे हाथ एक चर्चा कर लेते हैं कि अभी हमने ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन के फार्मूले आपको बताए थे, तो उसी में एक लॉगरिदमिक फंक्शन का भी एक फार्मूला है। क्या, देखिए यहां पे मैं आपसे डिस्कस कर लेता हूं। लॉगरिदमिक फंक्शन का एक फार्मूला आपको याद रखना है। कौन सा, वो जैसे हमने बताया था डी बाई डी एक्स ऑफ लॉग एक्स। लॉग एक्स का डिफरेंशिएशन 1 अपॉन एक्स होता है, तो इनवर्स प्रोसेस के हिसाब से अगर आप देखो तो 1 अपॉन एक्स का इंटीग्रेशन क्या बनेगा, लॉग एक्स प्लस सी। ये आपको ध्यान रखना है। अब जैसे 1 अपॉन एक्स का x के रिस्पेक्ट में log x प्लस सी है, तो 1 अपॉन टी का t के रिस्पेक्ट में क्या बनने वाला है, log t प्लस सी। बहुत आसान, log t प्लस सी, और ये विद माइनस साइन, ये ध्यान रखना है आपको, माइनस साइन आपको ये लगाना पड़ेगा, log t प्लस सी। अब अगर log के साथ माइनस हो और उसको हटाना हो तो ये क्या होता है आपको पता है, ये जो t है ये इनवर्स हो जाता है, ऐसा हो जाएगा। अब आप t किसको रखोगे, अब आप t जो आपने लिया था आप वही तो रखोगे। आपने t किसको सब्स्टिट्यूट किया था, आपने cos x को सब्स्टिट्यूट किया था, cos x प्लस सी। अब ये बनेगा log 1 अपॉन cos x को क्या लिख सकते हो, sec x प्लस सी। ये देखिए, अब आप समझने की कोशिश करिए कि हमने tan x का भी इंटीग्रेशन यहां पर आपको निकाल के बताया। tan x का इंटीग्रेशन क्या बताया, मैं यहां पे फिर से आपके सामने लिख दे रहा हूं। log sec x प्लस सी, आपने देखा कि tan x dx, इसका जो इंटीग्रेशन आपने निकाला वो क्या निकाला, log sec x प्लस सी। और कैसे निकाला ये भी मैंने आपको करके दिखाया। हालांकि बाद में डिस्कशन होना चाहिए इस पे, लेकिन थोड़ा ज्यादा क्लियर हो जाए आपको, फार्मूलों पे कोई कंफ्यूजन ना रहे कि अच्छा ये फार्मूला तो सर ने बताया था, ये फार्मूला नहीं बताया। ठीक है, ये फार्मूले पे तो डिस्कशन हुआ, अगर ऐसा होगा तो कैसे होगा, तो उस पर छोटी सी चर्चा लेकर चल रहा हूं। बाकी जब सब्स्टिट्यूशन मेथड का सेशन आएगा तो उस पर हम थोड़ा सा इसको एलॉबरेट करेंगे, थोड़ा अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे, तब बात करेंगे उस पर। ठीक है, इसी तरीके से फिर आप cot x का भी इंटीग्रेशन बना सकते हो, cot x का भी इंटीग्रेशन बना सकते हो आराम से। इसको आप क्या लिख सकते हो, इसको लिख सकते हो cos x अपॉन sin x dx। अब cos x अपॉन sin x dx करोगे, sin x को t लोगे, उसका डिफरेंशिएशन cos x dx होता है, तो क्या लिखोगे, sin x को t लिया तो ऊपर dt हो जाएगा। अब इसको क्या लिख सकते हो, ये बन जाएगा तुम्हारा log t प्लस c। तो log t आपने किसको लिया था बेटा, sin x प्लस c, ये log sin, मतलब कि अगर आप देखो तो cot x dx का जो इंटीग्रेशन बन रहा है वो क्या बन रहा है, वो बन रहा है log sin x प्लस c। बिल्कुल आराम से चीजें हो गई। अगर आप इसको वेरीफाई करिए, इनवर्स प्रोसेस क्या है, जैसे आपको डिफरेंशिएशन तो आपको पता ही है कि अगर log sin x का आप डिफरेंशिएशन करो तो आपको चेन रूल सिखाया गया है। चेन रूल कैसे सिखाया गया, log sin x का पहले पूरे log sin x का होगा डिफरेंशिएशन, तो क्या बनेगा
1 अपॉन साइन एक्स, और फिर साइन एक्स को हमें वापस रिपीट करके करना पड़ेगा, दोबारा करना पड़ेगा। तो साइन एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है? कॉस एक्स होता है। अब कॉस एक्स अपॉन साइन एक्स क्या बन जाएगा? कॉट एक्स। तो कहीं कोई कंफ्यूजन नहीं है, हमने इनवर्स प्रोसेस से मिला दिया। फार्मूला किस तरीके से बनता होगा, ट्रिग्नोमेट्री के फार्मूले भी इस्तेमाल हो जाते हैं, ये आपको ध्यान रखना है, ट्रिग्नोमेट्री के फार्मूले भी यूज हो जाते हैं। तो इस तरीके की चीजें आपके सामने आने वाली हैं, छोटी छोटी चीजें आपके सामने निकल के आने वाली हैं। तो आपको तैयार रहना है एक वॉरियर की तरह। कोई भी चीज कठिन नहीं होती, हम उसे कठिन बना देते हैं। और फिर तो मैथमेटिक्स है, सवाल तो यार ऐसा आता ही रहता है जो किसी को भी उलझा सकता है। तो उलझाएगा ना, उसका काम है उलझाना और हमारा काम है सुलझाना। सुलझाने के लिए बस मेहनत करनी पड़ती है, कोई परफेक्ट नहीं होता। करते 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 जो है ना, करत करत अभ्यास से जड़मति होत सुजान, करत करत अभ्यास से जड़मति होत सुजान, और रसरी आवत जात है और सिल पर पड़त निशान। तो आप बस प्रैक्टिस में लगे रहिए, लगातार टच में रहिए, वो चीज आपके टच में ऑटोमेटिक हमेशा बनी रहेगी। चलिए, ये था ट्रिग्नोमेट्री। लॉगरिदमिक को भी हमने लगे हाथ उसमें समेट लिया था। तो अब हम बात करते हैं किसकी? आई की, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री में आपने क्या पढ़ा? बहुत सिंपल, साइन इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन पढ़ा था। एक्चुअली इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री का जो, हाँ आपने पढ़ा क्लास 12th में। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री तो फर्स्ट टर्म में थी और आपने उसको बहुत अच्छे से पढ़ा। साइन इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव फिर से वही है, क्या? 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। बहुत बढ़िया। फिर डी बाई डी एक्स, अगर मैं कॉस इनवर्स एक्स की बात करूं तो कॉस इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव क्या होने वाला है? माइनस 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अगर मैं बात करूं किसका? कॉस इनवर्स एक्स है। फिर उसके बाद क्या आता है? टेन इनवर्स एक्स। तो टेन इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। फिर डी बाई डी एक्स, अगर कॉट इनवर्स एक्स के डेरिवेटिव पे जाएं, कॉट इनवर्स एक्स के डेरिवेटिव पे जाएं तो माइनस 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। उसके बाद डी बाई डी एक्स, अगर सेक इनवर्स एक्स के डेरिवेटिव पे जाएं तो डेरिवेटिव क्या होता है इसका? 1 अपॉन एक्स अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। और अगर कॉसेक इनवर्स एक्स के डेरिवेटिव पे जाएं तो माइनस लगा दीजिए एक्स अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ये था सारा गेम डेरिवेटिव का। अब मैं बात करता हूं इसी से इंटीग्रेशन का फार्मूला। देखिए इनवर्स प्रोसेस क्या कहता है, अगर इनवर्स प्रोसेस पे आइए तो ये कहता है कि 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर का अगर एक्स के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन करोगे तो क्या मिलेगा? साइन इनवर्स एक्स प्लस सी। बहुत बढ़िया, बहुत आराम से हो जाएगा। अब अगर इसका इंटीग्रेशन करोगे 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स का, बात समझिए। तो अब ये माइनस अगर आप यहां लगाकर रखोगे तो ये आ जाएगा क्या? ये आ जाएगा कॉस इनवर्स एक्स प्लस सी। आप चाहो तो इस माइनस को आप यहां लगा सकते हो, माइनस कॉस इनवर्स एक्स प्लस सी हो जाएगा। ठीक है। उसके बाद 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स, इसका इंटीग्रेशन करोगे तो आपको क्या मिलने वाला है? आपको मिलने वाला है टेन इनवर्स एक्स प्लस सी। ठीक। अगर आप इसका इंटीग्रेशन करोगे 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स, ये माइनस यहां पे है, देखिए बहुत ध्यान से देखिएगा। अगर आप यहां पे देखो तो ये माइनस यहां है, ये वाला। फिर इसको इंटीग्रेट करोगे तो क्या मिलने वाला है? कॉट इनवर्स एक्स प्लस सी। लेकिन अगर इस माइनस को यहां से आप रिमूव करो तो आप यहां पे लगा सकते हो, माइनस कॉट इनवर्स एक्स प्लस सी हो जाएगा। फिर 1 अपॉन एक्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या मिलने वाला है? सेक इनवर्स एक्स प्लस सी। और अगर यहां पे देखो ये माइनस लगा रहने दीजिए, 1 अपॉन एक्स अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स, तो ये आएगा आपका कॉसेक इनवर्स एक्स प्लस सी। और इस माइनस को यहां से रिमूव करके आप यहां लगा सकते हो। तो ये आपके इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री से रिलेटेड इंटीग्रेशन के फार्मूले हैं जो आने वाले टाइम में आपके सामने आएंगे। तो कम से कम एटलीस्ट ये छोटे छोटे फार्मूले तो आपके दिमाग में इस तरीके से रखे रहने चाहिए
कि आपको उस वक्त इन फार्मूलों के लिए बुक ओपन ना करनी पड़े, और आपको ऐसा फील हुआ होगा कि अगर डिफरेंशिएशन के वो छोटे छोटे फार्मूले आपको पता हैं तो आपको इंटीग्रेशन के वो छोटे छोटे फार्मूले ऑटोमेटिक पता होंगे। बस लापरवाही जो है वो दीमक को सब्स्टिट्यूट करती है, इतना जान लीजिए। जितना खतरनाक दीमक होता है उतनी ही खतरनाक प्रैक्टिस के लिए लापरवाही होती है, तो उस चीज से जरा बच के, ठीक है। तो छोटे छोटे फार्मूले देखना, ऐसा लग रहा होगा कि अरे ये तो बहुत छोटी छोटी चीजें हैं, मैंने उससे कनेक्ट की हैं, जो छोटी चीजें थोड़ी अलग हैं उसको कनेक्ट करके हमने आपके सामने रखने की कोशिश करी और रखता जाऊंगा। तो इन फार्मूलों को आपको बहुत अच्छे से ध्यान में रखना है। हाँ, अब देखिए यहाँ पर देखिए ध्यान से, इन सब चीज़ों को पकड़िएगा, इनकी ज़रूरत पड़ सकती है। जैसे इसका इंटीग्रेशन और इसका इंटीग्रेशन आप देखिए अलग अलग हो रहे हैं, ये दोनों चीज़ें सेम हैं, ये दोनों चीज़ें सेम हैं। अगर ये माइनस इधर लगा होता तो सेम ना होता, लेकिन मैंने माइनस इसलिए इधर लगा दिया ताकि आपको दोनों का डिफरेंस, मतलब जो दोनों में डिफरेंस है वो आपको साफ साफ दिखाई दे। तो देखिए ये दोनों चीजें सेम हैं और यहां पर दोनों चीजें बदल गई, बस यहां पर माइनस आया इसलिए कॉस इनवर्स हो गया। तो इनका यूज जो है वो एज पर रिक्वायरमेंट, जैसा क्वेश्चन में हमारी रिक्वायरमेंट होगी उस हिसाब से हम इनका इस्तेमाल करेंगे। इसी तरह यहां पर देखिए ये दोनों चीजें सेम हैं, ठीक है, लेकिन ये दोनों चीजें अलग हो गई, तो वही चीज यहां एज पर रिक्वायरमेंट हम फार्मूले का इस्तेमाल करेंगे। और यहां पर आ जाइए अगर आप, तो यहां पर अगर आप आओगे तो ये दोनों चीजें सेम हैं, ठीक है। कहने का मतलब ये हुआ कि अगर आप देखिए तो आपने क्या देखा यहां, ये सब आप हटा दीजिए, डिफरेंशिएशन तो हेल्प के लिए लिया गया, फार्मूले तो आपके ये यूज होने वाले। आपने क्या देखा, आपने देखा कि जो साइन इनवर्स एक्स प्लस सी करिए या आप करिए माइनस कॉस इनवर्स एक्स प्लस सी, दोनों रिजल्ट किसके हैं, दोनों हैं 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स के, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। इसी तरीके से अगर आप 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स करिए तो इधर आपको क्या मिलने वाला है, tan इनवर्स एक्स प्लस सी मिलने वाला है, और इधर से आपको माइनस कॉट इनवर्स एक्स प्लस सी मिलने वाला है। इसी तरीके से अगर आप 1/x अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर को इंटीग्रेट करिए तो इधर से आपको क्या मिलने वाला है, सेक इनवर्स एक्स प्लस सी, और इधर से आप देखिए तो माइनस कॉसेक इनवर्स एक्स प्लस सी। तो ये सब चीज़ें, ठीक है, मेथड वाइज चेंज होती जाती हैं, तो इनका इस्तेमाल आपको करना, आपको ये कंफ्यूज नहीं होना है कि सर ये फार्मूला यूज करें कि वो फार्मूला यूज करें, हम कौन सा फार्मूला यूज करें। तो वो जब आपके सामने क्वेश्चन आएगा तो आपको खुद ही ऑटोमेटिक लग जाएगा कि हम कौन सा फार्मूला इस्तेमाल करने वाले हैं। तो इससे आपको निश्चिंत रहना है, वो प्रॉब्लम नहीं आएगी, बस आपको फार्मूला ध्यान होना चाहिए। फार्मूला अगर टाइम पे दिमाग में है तो आपके सामने कोई समस्या नहीं आने वाली। तो एक और फंक्शन आपका बच रहा है, एक्सपोनेंशियल फंक्शन e⁻x, ठीक है। एक्सपोनेंशियल फंक्शन पे अगर मैं बात करूं तो बहुत ही आसान फार्मूला है, बहुत ही आसान। क्या है, जैसे e⁻x का इंटीग्रेशन क्या होगा, इसके लिए फिर वही चीज़ है कि अगर आप देखिए तो d/dx यानी डिफरेंशिएशन ऑफ e⁻x, आपने क्या पढ़ा, e⁻x पढ़ा, तो इसका मतलब इसका जो इंटीग्रेशन होगा वो वही e⁻x प्लस सी ही तो होना चाहिए, सीधी। ये एक इकलौता फार्मूला है एक्सपोनेंशियल में, आप इसको अच्छे से पढ़ लीजिए। अब इसमें चेंजेस क्या हो सकते हैं, देखिए, हो सकता है e⁻2x प्लस 5 आ जाए, इसका इंटीग्रेशन करिए। हो सकता है e⁻ax प्लस b आ जाए, हमने बोला था x को एक पॉलिनोमियल रिप्लेस कर सकता है क्वेश्चंस में, ये क्वेश्चंस की वैरायटी है बस, और कुछ नहीं। dx हो सकता है कि e⁻√x आ जाए, ऐसा हो सकता है, ठीक है। अब मेरी बात समझिए, इनको आपको अगर इसके हिसाब से फार्मूला बनाना है तो आप देखिए, अगर मैं इस पे बात करूं तो आप क्या करोगे, मैंने क्या बोला था कि मेन फार्मूले से ये चीज अलग है, तो जो चीज अलग होती है, जो थोड़ी डिफर हो रही होती है, हम उसको t सब्स्टिट्यूट कर लेते हैं, थोड़ी अलग।
तो ए एक्स प्लस बी को हम क्या ले लेंगे, टी सब्स्टिट्यूट कर देंगे। अगर ए एक्स प्लस बी को हम टी सब्स्टिट्यूट करते हैं तो हम जिसको टी सब्स्टिट्यूट करते हैं उसको डिफरेंशिएट करते हैं। याद करिए, अभी बस 5 मिनट पहले मैंने बोला था, इसको डिफरेंशिएट करोगे, चलो डी बाई डी एक्स ए एक्स प्लस बी इज इक्वल टू डी टी बाई डी एक्स आ जाएगा। ठीक है, अब इसको डिफरेंशिएट करोगे तो ए आएगा, एक्स का 1 बी का 0, ए बचा इक्वल टू डी टी अपॉन डी एक्स। अब अगर आप यहां से dx निकालो तो आपको क्या मिलेगा, 1 बाई ए डी टी मिलेगा। ठीक है, अब आप यहां पर देखिए क्या किया, e टू दी पावर ए एक्स प्लस बी को t लिया, तो अगर ये अभी x के वेरिएशन में था, ये x के वेरिएशन में था तो dx था, अब इसको t बना दिया तो यहां dt आना चाहिए। तो ठीक है, ये है आपके पास एक ऐसा ऑप्शन जिससे आप इसको चेंज कर सकते हो। तो dx के प्लेस पे यहां से ये रख दीजिए आप क्या, 1 बाई ए डी टी। अब ये 1 बाई ए एज ए कॉन्स्टेंट इंटीग्रल से बाहर आ जाएगा, e टू दी पावर t डी टी। अब e टू दी पावर x dx होता है e टू दी पावर x प्लस सी, फार्मूला उसी का यूज करिए। तो ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा 1 अपॉन ए e टू दी पावर t प्लस सी। और आगे बढ़ोगे तो 1 अपॉन ए e टू दी पावर t किसको लिया, ए एक्स प्लस बी प्लस सी हो गया। अब देखिए आपने क्या देखा कि नीचे यही x का कोफिशिएंट उतर के आ रहा है, तो अगर नीचे इसका x का कोफिशिएंट उतर के आ रहा है तो इसको आप क्या लिखोगे, इसका जो इंटीग्रेशन बनेगा इस वाले का, ये क्या बनेगा, e टू दी पावर 2x प्लस 5 अपॉन x का कोफिशिएंट नीचे आ गया प्लस c। कोई कंफ्यूजन नहीं। ठीक, अगर इसी तरह e की पावर px प्लस क्यू आ जाएगा dx, तो हम क्या लिखेंगे, e की पावर px प्लस क्यू अपॉन p प्लस c आ जाएगा। कोई प्रॉब्लम नहीं। चलिए इस पे आ जाइए, इसकी बात करते हैं। जैसे e टू दी पावर रूट एक्स है, अब इसको आपको इंटीग्रेट करना है, तो हम क्या करेंगे, इसमें लेट जो रूट एक्स है इसको हम t कंसीडर कर लेंगे, इसको हम t कंसीडर कर लेंगे। अब इसको इंटीग्रेट करने के लिए आप अगर इसको डिफरेंशिएट करोगे तो ये आएगा 1 अपॉन 2 रूट एक्स। बात समझिए, अब डिनोमिनेटर में कहीं रूट एक्स नहीं है, ठीक है, इसमें डिनोमिनेटर। तो इस तरीके की प्रॉब्लम को करने के लिए हम जब सब्स्टिट्यूशन मेथड को एक्सरसाइज में आएंगे तब हम इस पे डिस्कशन करेंगे। इसमें जरा अभी कुछ चीजों का डिस्कशन बाकी है, अभी हमारा डिस्कशन बेसिक फार्मूलों पे चल रहा है। तो ये हमारा किससे रिलेटेड फार्मूला था, ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन से रिलेटेड फार्मूला था। तो हमने आपसे डिस्कशन क्या किया, इंटीग्रेशन को डिफरेंशिएशन का रिवर्स प्रोसेस क्यों बोलते हैं, फिर उनके जो छोटे छोटे फार्मूले हैं वो चाहे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन से रिलेटेड हो, चाहे वो एल्जेब्रिक फंक्शन से रिलेटेड हो, चाहे वो आपके किससे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन से रिलेटेड हो, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन से रिलेटेड हो, या आपके किससे एक्सपोनेंशियल फंक्शन से रिलेटेड हो। सारे फार्मूलों पे हमारी चर्चा हो गई है। कुछ छोटी छोटी चीज़ों पे और हमने चर्चा करी है, लाइक सब्स्टिट्यूशन मेथड को एक थोड़ा सा टच देने की कोशिश करी, थोड़ा सा टच, बहुत ज़्यादा नहीं। बहुत ज़्यादा हम जब उसकी एक्सरसाइज पे आएंगे, उससे रिलेटेड प्रॉब्लम्स उठाएंगे, तब आपसे और ज़्यादा गहराई में चर्चा होगी। तो बस आपसे केवल इतना रिक्वेस्ट है कि इन फार्मूलों को ज़रा दिमाग में चिपका के रख लीजिए, क्योंकि अब आने वाले हैं सवाल, और अगर उस वक्त आपके फार्मूले आपके दिमाग में नहीं मिले तो हो जाएगा आपके साथ बहुत बड़ा बवाल, ये जान लीजिए। तो बवाल ना हो, इसलिए बवाल ना हो, दिमाग में कोई सवाल ना हो, इसलिए आप इन फार्मूलों के साथ जरा दोस्ती बनाइए, इनको सबको पकड़िए। गिने चुने 5 फंक्शन हैं, कौन से, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन, लॉगरिदमिक फंक्शन, लॉग में एक फार्मूला हमने बताया। बस आपको एक होमवर्क देके जाता हूं और वो उस फार्मूले को आप मुझे इनवर्स प्रोसेस के तहत समझा के बताइएगा, ठीक है। चाहे आप मेरे कमेंट बॉक्स में डाल दीजिएगा, या मेरा नंबर पड़ा है, आप पर्सनली नंबर पे भी भेज सकते हो, नो डाउट, इतना कुछ नहीं है, ठीक है। तो आप a टू दी पावर x का इंटीग्रेशन, आप फार्मूला तो किताब से देख लोगे, आपको मिल जाएगा, लेकिन मैंने जैसे हर फार्मूले को बताया है ना, इनवर्स प्रोसेस से, मतलब डिफरेंशिएशन का उल्टा किस तरीके से आप उसको क्लियर कर सकते हो, वेरीफाई कर सकते हो, तो वो चीज आपको करके बताना है। ये आपका होमवर्क है, इसको आप अच्छे से क्लियर करके बताइएगा कि एक्चुअली इसका इंटीग्रेशन
क्या है। तो ये रहे हमारे फार्मूले इंटीग्रेशन के और एक बेसिक चर्चा थी हमारी इंटीग्रेशन पे। अगले सेशन पे मिलेंगे बहुत सारे क्वेश्चंस के साथ। तो नमस्कार, मिलते हैं एक ब्रेक के बाद।